नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के लिए मैं क्लास लेकर आ चुकी हूँ, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इसमें, जो कि आपको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने जा रहे हैं और ये आपको हेल्प करेंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो को। उससे पहले बोलना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, nurse suspect the client with IV fluid therapy for the occurrence of air embolism. Position recommended in this situation. अब नर्स को सस्पेक्शन है कि आईवी फ्लूइड थेरेपी की वजह से पेशेंट में एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन अकरेंस हो सकता है। ठीक है, एंड पोजीशन कौन सी रिकमेंड करेंगे इस सिचुएशन में, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, राइट साइड हेड लोअर देन फीट। राइट साइड में पोजीशन देके हेड को लो करेंगे फीट से। ये हेड है एंड ये फीट्स हैं। ठीक है, ये फीट्स हैं। ठीक है, लोअर देन फीट्स। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राइट हेड हायर देन फीट्स, यानी कि राइट साइड में पोजीशन देके हेड को यहाँ रखेंगे एंड पोजीशन करेंगे, हेड को हायर रखेंगे। एंड वहीं लेफ्ट साइड में रखकर सेम है, हेड लोअर देन फीट। एंड डी में भी बोला है लेफ्ट साइड हेड होना चाहिए हायर देन द फीट्स। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट साइड की पोजीशन देके हेड लोअर देन फीट, यानी कि हेड लो रहेगा, यहाँ पे फीट्स रहेंगे और ये होगा बेड। ठीक है, बेड यहाँ रहेगा इस पोजीशन में। तो पेशेंट का जो हेड है लोअर देन फीट रहेगा इस पोजीशन में, लेफ्ट साइड में पेशेंट को रखना है। Immediately place the patient in left lateral decubitus and Trendelenburg position. लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में पेशेंट को इमीडिएटली प्लेस करना है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। इससे क्या होगा, जो एयर है, एयर का जो इम्बोलिज्म है वो राइट साइड के हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज में जाने से प्रिवेंट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयर लॉक होगा। ठीक है, उसकी वजह से एयर इम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा रैशनल और एक्सप्लेनेशन यही था कि पेशेंट को लेफ्ट साइड हेड लोअर देन फीट पोजीशन में रखना है, जिससे कि पेशेंट का जो राइट साइड का हार्ट है इनटू पल्मोनरी आर्टरी में एयर का एंट्री ना हो, जिसकी वजह से पेशेंट को एयर इम्बोलिज्म की कंडीशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट द नर्स एक्सपेक्ट ऑर्डर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लैब टेस्ट। यानी कि पेशेंट का क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर पेशेंट का 1 यूनिट क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है, उसके बाद नर्स की एक्सपेक्टेशन या उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद कौन सा लैब टेस्ट ऑर्डर किया जाएगा। पहला ऑप्शन है कोगुलेशन फैक्टर्स, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड चौथा है आपका प्लेटलेट्स लेवल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोगुलेशन फैक्टर्स। क्रायोप्रेसिपिटेट के 1 यूनिट के एडमिनिस्टर के बाद पेशेंट का कोगुलेशन फैक्टर्स चेक करते हैं, बिकॉज जो क्रायोप्रेसिपिटेट्स होते हैं वो रिच होते हैं इन कोगुलेशन फैक्टर्स, और जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है वो प्रिपेयर्ड होता है फ्रॉम प्लाज्मा। प्लाज्मा से प्रिपेयर्ड होकर होता है, बनता है क्रायोप्रेसिपिटेट। उसके बाद उसमें क्या कंटेन होता है, फिब्रिनोजन, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर, फैक्टर 8, फैक्टर 13 एंड फिब्रोनेक्टिन। तो ये कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स हैं जो कि क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन करता है, और क्रायोप्रेसिपिटेट के एडमिनिस्टर होने के बाद जो लैब टेस्ट है वो होते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स। क्रायोप्रेसिपिटेट इज ओनली एडिक्वेट फिब्रिनोजन कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल फॉर इंट्रावीनस यूज। क्रायोप्रेसिपिटेट एक ऐसा एडिक्वेट फिब्रिनोजन का कॉन्सेंट्रेट है जो कि इंट्रावीनस यूज के लिए अवेलेबल होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं।
नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ MRSA, मिथाइलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, मिथाइलिन रेजिस्टेंस की फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई थी, मिथाइलिन रेजिस्टेंस, मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो मिथाइलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके वजह से जो कंडीशन है वो MRS से डायग्नोज होती है। अब MRSA का डायग्नोसिस वाला पेशेंट है और उसकी केयर करते समय में जो नर्स है उसको पता होना चाहिए कि किस टाइप की आइसोलेशन MRSA वाले पेशेंट में नीडेड होती है। पहला है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, थर्ड है नो आइसोलेशन नीडेड एंड फोर्थ है रिजर्व आइसोलेशन। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, बिकॉज पेशेंट से हमें कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस को यूज करना है जब पेशेंट की हम MRSA वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस मीन्स whenever possible patient with MRSA will have a single room or will share a room only with someone else who also have MRSA। MRSA वाले पेशेंट को हमें सिंगल रूम प्रोवाइड करना होता है, या तो ऐसा पेशेंट साथ रहेगा जिसको साथ में MRSA हो, तो MRSA वाले पेशेंट एक साथ रहते हैं। ठीक है, एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल पुट ऑन ग्लव्स एंड वियर अ गाउन ओवर देयर क्लोथ्स while taking care of the patient with MRSA। क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन लेना है ना, तो हमें ग्लव्स एंड गाउन दोनों पहनने होंगे। ठीक है, while leaving the room hospital provider and visitor remove their gown and gloves and clean their hands। एंड यहाँ पेशेंट के बारे में और भी लिखा है, 1 मिनट। पेशेंट ऑन कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन आर आस्क्ड टू स्टे इन देयर रूम्स। Patient on contact precaution are asked to stay in their hospital room as much as possible। They should not go common areas। MRSA वाले पेशेंट्स जो होते हैं कॉमन एरियाज में नहीं जा सकते, जैसे कि गिफ्ट शॉप, कैफेटेरिया, लिफ्ट। ठीक है, इन सब जगहों पे वो नहीं जा सकते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट एडमिटेड इन द वार्ड रिफ्यूज द ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड दिस विल कम अंडर। अब क्लाइंट एडमिट है वार्ड में और वो ट्रीटमेंट लेने से रिफ्यूज कर रहा है, तो वो ये किसके अंडर में आता है? नर्स प्रैक्टिस एक्ट, कॉमन लॉ, सिविल लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कॉमन लॉ के अंडर में आता है ये। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, द पेशेंट्स राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस कम्स अंडर द कॉमन लॉ। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट लेने का जो राइट है वो रिफ्यूज कर रहा है, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस ये सब कॉमन लॉ के अंडर में आते हैं। ठीक है, साथ में इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी, ये सब कॉमन लॉ के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर कंप्लीटेड क्लास ऑन पेरेंटल न्यूट्रिशन। Which among the following identify the student as not as route for parenteral nutrition and indicates that class was effective। यानी कि एक नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है जो कि क्लास ली है उन्होंने पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, टीचर ने क्लास ले ली पेरेंटल न्यूट्रिशन पे। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये शो करेगा कि जो स्टूडेंट है एज नॉट रूट फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन इंडिकेट व्हाट क्लास वाज इफेक्टिव। तो इसमें से कौन सा रूट है जो पेरेंटल रूट नहीं है, तो ये स्टूडेंट के थ्रू पता चलेगा। पहला है सबक्लेवियन, पिक लाइन, फीमोरल वेन एंड पेग लाइन। तो 1, 2 एंड 3 ABC ये तीनों ही जो हैं आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं, बट ये जो पेग लाइन है आपकी ये पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऑप्शन में नहीं आती है। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स infusing the specialized form of nutrition via the veins, subclavian, PICC line and femoral vein। These are the different routes for establishing the parenteral nutrition and PEG line। अब आपको PEG line के बारे में बताती हूँ कि PEG line parenteral nutrition के अंडर में क्यों नहीं आता। बिकॉज जो PEG line है, P for percutaneous, E for endoscopic and G for gastrostomy tube। Okay, so परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटमी ट्यूब जो है वो एक पेग लाइन है विच अलाउ टू रिसीव न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द स्टमक, सो इट बिकम द एंट्रल रूट। पेग लाइन जो है एक परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटमी ट्यूब होती है जो कि डायरेक्टली रिसीव करती है न्यूट्रिशन इनटू द स्टमक, जिसको बोलते हैं एंट्रल रूट। ठीक है, दिस इज द एंट्रल रूट एंड दीज आर द पेरेंट्रल रूट। ओके,
आपको डिफरेंस पता चल गया होगा इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर साइनिंग अ कंसेंट फॉर्म एज विटनेस एंड हियर योर साइन मीन्स, आपने एक कंसेंट साइन किया है, कंसेंट फॉर्म साइन कर लिया है एज अ विटनेस, ओके, एज अ विटनेस साइन किया है। आपके साइन का मतलब यहाँ पर क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यू हैव हियर्ड ऑल द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द फिजिशियन, आपने सारी एक्सप्लेनेशन सुन ली है जो फिजिशियन ने आपको दी है। सेकेंड है, यू हैव सीन द साइन गिवन बाय द पर्सन, आपने साइन देख लिया है जो गिवन जी किसी पर्सन ने दिया है। यू आर अवेयर अबाउट आउटकम एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोसीजर, आप आउटकम एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोसीजर के बारे में अवेयर हैं। एंड कैन विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीजर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यू हैव सीन द साइन गिवन बाय द पर्सन, आपने साइन करते हुए पर्सन को देखा है तो आप उसकी विटनेस है। बिकॉज साइनिंग इज विटनेस मीन्स यू हैव सीन दैट द पर्सन और क्लाइंट साइन द कंसेंट बाय सेल्फ विदाउट एनी थ्रेड फ्रॉम एनीवन एल्स। तो विटनेस का जो साइन होता है वो इसलिए ही होता है, विटनेस में आपके फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चलता है पता कि जब पेशेंट ने सेल्फ कंसेंट दिया है तो उस समय में उसको कोई थ्रेट नहीं दिया गया है या कोई डराया धमकाया नहीं गया है, तो आप जो है उसके विटनेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर नर्सेज आर असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन अ डे विद नर्सेज शॉर्टेज, विच एथिकल प्रिंसिपल इज फॉलोड हियर। यानी कि नर्सेज को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में असाइन किया गया है ज़्यादा नर्सेज को, और नर्सेज की शॉर्टेज थी इस वजह से। तो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सेज को असाइन करके। पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा है नॉन मैलेफिशियंस, थर्ड है आपका बेनिफिशियंस एंड फोर्थ है जस्टिस। नेक्स्ट आपका राइट आंसर जस्टिस है, बिकॉज जस्टिस का मतलब है फेयरनेस। एज पर द प्रिंसिपल, केयर मस्ट बी फेयरली, justly and equitably and distributed among the group of the patients। तो आपको ये लाइन समझ आ गई होगी अच्छे से। the next question, confused client left alone on the bed without enough safety and had a fall injury and hip fracture, what is it is called। यहाँ पे बोला गया है एक कंफ्यूज क्लाइंट को बेड पे अकेले छोड़ दिया गया है इनफ सेफ्टी के साथ, ठीक है, विदाउट एनी इनफ सेफ्टी के साथ, और पेशेंट को फॉल इंजरी हो गई है जिसकी वजह से हिप फ्रैक्चर हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है बैटरी, असॉल्ट, नेग्लिजेंस एंड टॉट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है यानी कि लापरवाही हुई है, ठीक है। नेग्लिजेंस जो है वो ये डिफाइन करता है एज डूइंग समथिंग एंड फेलिंग टू डू समथिंग दैट इज प्रूडेंट, केयरफुल एंड रीजनेबल नर्स डू और नॉट डू इन द सेम सिचुएशन, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client brought to the emergency with complaint of abdominal pain. Nurse Linda recorded vital signs of the patient. What phase of nursing process is done by the nurse here? यानी कि एक पेशेंट है जो एब्डोमिनल पेन के साथ आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और नर्स ने उसके वाइटल साइंस रिकॉर्ड किए हैं। सो व्हाट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय द नर्सेज हियर। तो कौन सा फेज था नर्सिंग प्रोसेस का। पहला है ये असेसमेंट था, प्लानिंग थी, इवैल्यूएशन था, या था आपका इम्प्लीमेंटेशन। तो आपका राइट आंसर है असेसमेंट, बिकॉज वाइटल साइंस को मॉनिटर करना वो ये हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में जो कि क्लाइंट से रिलेटेड होती है। सो दिस इज कंसीडर एज द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। सो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट के असेसमेंट को जो बेस लाइन इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं ऑब्टेन करते हैं उस कंडीशन को हम बोलेंगे असेसमेंट। उसका बेसिक डाटा लाइन जो है हम असेस कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। ये थे कुछ टॉप क्वेश्चंस जो क्रैक करवाएंगे आपको पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम्स को। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही चैनल पे बने रहने के लिए और वीडियोस को अपडेट लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड डेली वीडियोस को देखते रहना जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स दोस्तों।
थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।